हाँ जी। नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के शो में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज हम लोग राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री राजकुमार सिंह जी हैं और न्यूज़ ट्रैक के ब्यूरो चीफ श्रीधर अग्नोत्री जी हैं। हम इन दोनों लोगों से राजनीतिक चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अचानक राजनीति की सरगर्मी क्यों बढ़ी है, इतना पारा क्यों चढ़ गया है। खास बात घटनाक्रम हम आपको बता दें कि हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह कल अचानक दिल्ली से लौट करके लखनऊ आए हैं और आज सुबह उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बात की है, मुलाकात की है। इससे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे जो न्यूज़ ट्रैक के ब्यूरो चीफ हैं, जो लगातार इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है ये घटनाक्रम। श्रीधर जी, क्या है ये घटनाक्रम, किस तरीके से राधा मोहन सिंह जी पहुंचे हैं और क्या बताया गया है कि वो राज्यपाल से क्यों मिले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा जब यूपी में आए थे, उनको एमएलसी पर भेजा गया था। उस समय इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि ब्यूरोक्रेसी जो अनियंत्रित हो गई है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। क्योंकि अरविंद शर्मा जी काफ़ी पुराने ब्यूरोक्रेट रहे हैं और गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस समय से वो उनके साथ हैं। काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री पद इन्होंने ग्रहण किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो उनको अपने साथ ले आए। उसके बाद 2014 से लेकर लगातार जो है वो पीएमओ में तैनात रहे हैं। और इधर नरेंद्र मोदी जी को लगा कि यूपी में जो है कुछ ब्यूरोक्रेसी अनियंत्रित हो रही है। इस कारण उनको जो है यहाँ पर एमएलसी बना के भेजा गया। और उस समय संभावना इस बात की थी कि अरविंद शर्मा जी को कोई बड़ा पद दिया दिया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा होती थी कि वित्त मंत्रालय या अपॉइंटमेंट या और दूसरे विभाग के गृह मंत्रालय के माध्यम से ये ब्यूरोक्रेसी और प्रदेश कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जाएगा। पर दुर्भाग्य से लगातार कोरोना काल के चलते मंत्रिमंडल विस्तार चलता रहा। पर इस समय जो वर्तमान स्थिति है, चुनाव का काफ़ी कम समय बचा है, तो उनकी इम्पोर्टेंस ही बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है जो मीडिया में खबरें आई हैं कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, इसी को लेकर संभवतः ये राधा मोहन जी केंद्र की कोई चिट्ठी लेकर आए होंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उनको क्या पद देना है। इसी को लेकर राजभवन में आज आनंदीबेन पटेल से चर्चा हुई है। लेकिन श्रीधर जी, बात यह है कि अगर राधा मोहन सिंह प्रदेश प्रभारी हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो इसकी चर्चा वो मुख्यमंत्री से करेंगे, मुख्यमंत्री ये चर्चा राज्यपाल से करेंगे। तो राधा मोहन सिंह राज्यपाल से क्या चर्चा करने चले गए हैं? राज्यपाल से मिलने का क्या कारण हो सकता है? प्रदेश प्रभारी का वहां देखिए, अंदर खाने की खबर कुछ भी हो सकती है, पर ये है कि एक उनका संदेश लेकर एक हाईकमान का क्या होना है, ये अनौपचारिक भी बातचीत होती है, ऑफिशियली नहीं कही जाती है। आप कहना सही है कि संगठन अलग कार्य करता है, सरकार अलग काम करती है। पर ये हो सकता है कोई उनकी व्यक्तिगत मुलाकात हो और उसी बीच उन्होंने कोई केंद्र सरकार का जो संदेशा हो। कहने का ऐसा ही है कि अब ये बात पूरी तरह से लगभग तय हो चुकी है कि प्रदेश में एक्सपेंशन तो होना ही है, क्योंकि चुनाव का बहुत कम समय बचा है। और ये हाईकमान की शुरू से मंशा रही कि संगठन के जो लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी समय संगठन में अपना व्यतीत किया है, उनको सरकार में लाया जाए। तो ऐसे कई नाम हैं जिनको सरकार में लाने की है। और जो लोग सरकार में कार्यरत हैं, लेकिन उनमें संगठन क्षमता बहुत है, चुनाव के 8 महीने बचे हैं, तो सरकार से निकाल कर उनको संगठन में लाने की कवायद भी चल रही है। तो ये उसी का एक अंग है जो आज ये राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिले हैं। हाँ, राजकुमार जी, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी अगर राज्यपाल से जाकर के मुलाकात करता है तो इसके राजनीतिक अर्थ क्या होंगे? क्या राजनीतिक संदेश जाएगा इससे? क्या इसे उसी तरीके से माना जाना चाहिए कि वो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करने गए हैं? अखिलेश जी, देखिए, जो मुझे लगता है, राजनीति में कोई भी कदम यदि उठाया जाता है या कोई भी मुलाकात होती है, तो वो सिर्फ ना तो चाय पीने के लिए होती है, जैसे कि राज्यपाल महोदया से मिले आज राधा मोहन सिंह जी, और ना ही उसके बाद वो मिले हैं विधानसभा अध्यक्ष से तो कहा है किताबों का आदान प्रदान हुआ। तो मुझे लगता है ये तो बातें कही जाती हैं, लेकिन जरूर पीछे कुछ ऐसा मकसद या कुछ ऐसा उद्देश्य है जिसे हम लोग शायद डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल से मिलने के पीछे कैबिनेट विस्तार की कोई वजह हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मतलब नहीं है। राज्य कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्यपाल से मुलाकात का कोई अर्थ समझ में इसलिए नहीं आता कि वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। अगर किसी को भी कैबिनेट में वो रखना चाहेंगे या निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से बात करते हैं। दरअसल ये सब जी। कयास क्यों लग रहे हैं, मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ।
कि पिछले तकरीबन महीने भर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल कुछ मूवमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि वो लोगों को नब्ज या उनके बारे में क्या बात चल रही है, उनके स्टेप का क्या रिएक्शन आएगा, इसको देखने के लिए भी करते हैं। तो ये पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो कैबिनेट 4-5 मुद्दों पर बीजेपी सरकार और संगठन को लेकर बात चल रही है। पहली बात चल रही है कि क्या बीजेपी सरकार में और संगठन में सब ठीक चल रहा है? तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सब ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि और ये साफ भी है, ये कोई कयास नहीं है। बहुत सारे विधायकों ने शिकायत की है कि योगी जी उनकी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। कई हमने देखा कोरोना काल में कई जिलाध्यक्षों ने भी आपत्ति दर्ज कराई कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। तो ये बात तो ठीक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या इलेक्शन से पहले जैसे तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, यहाँ तक की चर्चाएं हो रही हैं। तो मुझे उस पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी संभव नहीं होगा, चाहे राधा मोहन सिंह जी जितनी बात को लेकर मिले हों, लेकिन उसमें ये बात कहीं नहीं होगी कि कोई नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बात हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी को आरएसएस पर मुझे ऐसा लगता है आरएसएस की सहमति पर ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, और चुनाव के ठीक पहले उन्हें हटाकर आरएसएस कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहेगा कि जो हिंदू एक चेहरे को लेकर वो आए थे वो किसी कारणवश विफल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता उनको किसी भी तरह से यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि योगी जी इस वक्त संवैधानिक पद पर सबसे सूट करने वाले पर्सनालिटी है आरएसएस को, जो पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि एक संत महंत या पुजारी या प्रीस्ट भी हिंदू धर्म के वो सरकार और शासन चला सकते हैं। तो इस वक्त उनको किसी भी तरह के पीछे लाने का मतलब ये बहुत बड़े कॉज को एक तरह से हिट करेगा, जो कि बीजेपी और आरएसएस को सूट नहीं करता। अब जहां तक रही बात मंत्रिमंडल में फेरबदल की, वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आला कमान कहेगी और उसको योगी जी मानेंगे या नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है अरविंद शर्मा जी को लेकर कुछ विवाद जरूर चल रहा है, लेकिन राज्यपाल से आज की मुलाकात, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हम लोग अभी भी उस मुलाकात को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह की बातें चल रही कि कोई लिफाफा दिया। अब ये कोई दो राजनीतिक दलों के बीच की रस्साकशी तो है नहीं जिसमें राज्यपाल को कोई लिफाफा देके वो कहें कितने विधायक हमारी तरफ हैं। अगर सीधे सीधे इस तरह की कोई बात होगी तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है ये कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के जो संकट में होते हैं, जब उनके कुछ ना कुछ किसी कारणवश उनकी सरकारें या उनका संगठन तो कुछ ऐसे मूवमेंट भी करते हैं जिससे उनको अंदाजा लगता है कि क्या चल रहा है। अब इसको लेकर आज दिन भर बहस रहेगी, पत्रकारों में ही नहीं मंत्रियों में भी रहेगी, विधायकों में भी रहेगी। तो ये लोग फीडबैक भी लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हमारा असर पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी इतना आसान नहीं है कुछ भी कहना इस मुलाकात के बारे में। और उत्तर प्रदेश में हाँ एक चीज जो लग रही है कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है जल्दी, और उसके लिए राधा मोहन सिंह जी को योगी आदित्यनाथ जी से बात करनी पड़ेगी कि यदि वो संगठन के कुछ लोगों को चाहते हैं कि उसमें इंडक्ट किया जाए तो उनको उनसे बात करेंगे वो, या फिर जो भी बीजेपी के बड़े नेता बात करेंगे। आज की मुलाकात के बारे में जैसा कि राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि वो बहुत दिन से मिले नहीं थे, उनकी गठसी मुलाकात है, तो मुझे अभी तक इसमें बहुत ही समझ में एकदम स्पष्ट कारण नहीं आ रहा है। तो हम उन्हीं की बात पर भरोसा कर सकते हैं। श्रीधर जी, आप बताएं कि आप लगातार लखनऊ के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। क्या रहा घटनाक्रम? राधा मोहन सिंह से आज कौन कौन और लोग मिले हैं, उनसे किनकी मुलाकात हुई है? भाजपा के जो दूसरे बड़े नेता हैं, योगी जी आज क्या कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, इन सब लोगों से भी हमें लगता है कि हमें कुछ संकेत मिल सकता है कि हो क्या रहा है लखनऊ में आज। देखिए अखिलेश जी, ये जो राधा मोहन सिंह की मुलाकातों का दौर चला है, पिछले हफ्ते भी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष आए थे। उन्होंने भी लगभग सभी लोग मंत्रियों विधायकों से बात की थी। यहाँ तक कि संगठन में जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी 1 to 1 बात की थी। तो उस समय से इस बात के कयास लगाने लगे कि आखिर ये क्या बात है कि अभी चुनाव काफी दूर है, अन्य दल जबकि अभी चुनाव के बारे तैयारी बारे सोच नहीं रहे हैं, भाजपा आखिर क्यों न आशंकित है। तो हो सकता है हाईकमान जो है जैसे और राज्य में चुनाव होने हैं तो यहाँ तैयारी कर रहा हो, पर जो मीडिया में खबरें आई कि कुछ विधायक नाराज हैं मुख्यमंत्री जी से, तो उसको लेकर मीडिया अपने कयास लगा रहा है। कल राधा मोहन सिंह लखनऊ आए, उसका उन्होंने जो है स्वतंत्र देव जी जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे मुलाकात की। फिर आज सुनील बंसल जी कानपुर पहुंचे, वहाँ सतीश महाना के आवास पर उनसे मुलाकात की। उसके बाद राधा मोहन सिंह ये कैबिनेट मंत्री गोपाल टंडन से मिलने गए।
तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि कुछ प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। इसी को लेकर जब उनकी राज्यपाल से भेंट हुई तो इस बात पर लगभग मोहर सी लगती दिखाई दी कि जरूर ही मंत्रिमंडल में एक्सपेंशन होगा, क्योंकि एक्सपेंशन को लेकर लगातार 1 साल से चलता आ रहा है और मीडिया लगातार प्रदेश सरकार पर इस सवालों को घेरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे जो भी अंदर की बातें नहीं हो, पर इस बात को लेकर आशंका है कि अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा माहौल हो गया है जिसके कारण जानबूझकर ये एक्सपेंशन को टाला जा रहा है। क्या इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा रहा है, तो क्या जो मंत्री अभी जिनकी कुर्सी खतरे में है, क्या वो लोग सक्रिय हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहे जिससे कि उनकी कुर्सी बची रहे, या और कोई कारण हो सकता है? क्या आप देखते हैं श्रीधर जी इस मामले में? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूँकि एक ये बड़ा संगठन है और ये कोई किसी व्यक्ति विशेष जैसे अन्य दल हैं कि वो व्यक्तिवादी संगठन होते हैं। ये बड़ी पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको बराबर का हक है। तो ये बात आपकी सही है, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे लोग सक्रिय हों जो ना चाहते हों कि उनको जो है मंत्रिमंडल से हटा के संगठन में भेजा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति सत्ता में रहना चाहता है। तो ये इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ऐसे ज़रूर कुछ लोग सक्रिय होंगे जो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने देना चाहते हैं। राजकुमार जी, एक सवाल बार-बार जो लोगों की तरफ से और आ रहा है कि राधा मोहन सिंह जी अभी लखनऊ से होकर के लौटे हैं, इससे पहले बीएल संतोष जी आए। आम तौर पर राधा मोहन सिंह जी के इतने दौरे इतने फ्रीक्वेंटली इस तरीके से नहीं होते रहे हैं लखनऊ में। ये जो बार-बार आना और इस तरीके से सबसे मुलाकात होना, क्या संकेत है? क्या मतलब कुछ जल्दी ही कुछ फैसला या कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिनकी एक तरीके से ज़मीन तैयार हो रही है? देखिए, पहला संकेत तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में और सरकार उत्तर प्रदेश में सब ठीक-ठाक नहीं है। यही वजह है कि लगातार इन बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश आना लगातार जारी है और तमाम तरह के फीडबैक लिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी होती हैं राजनीति में, कुछ संकेत भी दिए जाते हैं, भले ही तुरंत कोई उसका परिणाम ना आए, लेकिन वो मैसेज लोगों तक पहुँच जाता है। जैसे कि ये केंद्रीय आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें प्रधानमंत्री जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये लोग इस बात को लेके ये संदेश इन सब प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दे रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली से प्रसन्न नहीं हैं। भले ही वो फेरबदल होता है या मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा बदलते हैं, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन संगठन और सरकार में ये संदेश देना, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि आप लोग थोड़ा और अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। तो ये एक चीज़ तो तय है कि सब कुछ ठीक नहीं है और केंद्रीय आलाकमान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कुछ तालमेल का अभाव है जो स्पष्ट हो रहा। अब उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा क्या, इलेक्शन से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदले जाएँगे या इलेक्शन से ठीक पहले कैबिनेट में फेरबदल होगा, क्या अरविंद शर्मा जी को कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाएगी? तो ये सब अभी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष जब बात करता है तो दूसरा पक्ष भी अपनी ताकत लगाता है। अगर कोई चीज़ केंद्रीय जी। आलाकमान से यहाँ पर कुछ चाही जा रही है और उसके लिए मान लीजिए योगी जी तैयार नहीं हैं, तो उनके भी बहुत सारे पक्ष के लोग होंगे, चाहे वो, और ख़ास तौर से वो आरएसएस में, राष्ट्रीय जी, जी। स्वयंसेवक संघ में ज़रूर उनकी तरफ के कुछ ऐसे मजबूत लोग होंगे जो उनकी भी पैरवी कर रहे होंगे कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी को आरएसएस की संस्तुति या सहमति के बाद ही बनाया गया है। तो इतना आसानी से अगर योगी जी बात नहीं मान रहे हैं किसी को कैबिनेट में लाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनका भी मजबूत कहीं न कहीं से पक्ष और कहीं न कहीं आधार है। इसीलिए वो इस हद तक आगे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जिससे 2022 में उन्हें नुकसान हो, चाहे वो कदम बदलने को लेकर हो मुख्यमंत्री को या कुछ कैबिनेट में इंडक्शन को लेके हो। ये सब बातें चलती रहेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 महीने तक, और उसके बाद चुनाव की तैयारी में सब लग जाएंगे। जो असंतुष्ट लोग हैं उनको ये मैसेज दिया जा सकता है कि सिर्फ आप ही सरकार से असंतुष्ट नहीं है, केंद्र में भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं और 2022 के बाद जब सरकार बनेगी तो उन सब लोगों को संतुष्ट कर दिया जाएगा। अभी सब लोग कमल के लिए लग जाइए। तो ये सब भी एक जी, एक जी, एक जी। एक रणनीति ये भी हो सकती है और जिसके तहत काम किया जा रहा है यहाँ पे। जी। अब मुझे भी यही लगता है कि मुख्यमंत्री को चूँकि सरकार चलानी है, परिणाम उन्हें देने हैं, तो लीडरशिप उनकी है, तो चेहरे भी उनकी ही पसंद के होने चाहिए क्योंकि उन्हें परिणाम देना है। और अब चुनाव के जब मुहाने पर खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ चुनौतियाँ ज़्यादा बड़ी हैं और मुझे भी यही लगता है कि ये मुख्यमंत्री का एक अधिकार है। इस नाते मुख्यमंत्री चाह रहे होंगे कि उनके पसंद के चेहरे ही कैबिनेट में इंडक्ट हों, जिससे कि वो परफॉर्मेंस दे सकें।
ऐसे में ही अभी एक तत्काल सामने आ रहा है कि जिला पंचायत के भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है राजकुमार जी कि क्या जिला पंचायत के चुनाव की जो सामने चुनौती है, उस चुनौती को देखते हुए अभी किसी तरीके की सर्जरी करना ठीक होगा या नहीं? देखिए, जिला पंचायत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, खासतौर से जो अभी चुनाव हुए थे, और उसी के बाद ही ये सारी कवायद शुरू हुई है। अगर आप देखिए तो जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगना, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगना, और कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मिसमैनेजमेंट की बातें जो आई, उसको लेकर भी सरकार और बीजेपी के बड़े नेताओं की छवि कुछ कमजोर हुई है। तो ये सब मिलने के बाद ही तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि 2022 यहाँ पर उनको अगर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो 2024 में भी परेशानी होगी। इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। और जो बात आपने कही कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में चूंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत सारी चीजें सरकार के चलते भी प्रभावित की होती हैं। तो हो सकता है कि कुछ जैसे उनके दावे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा उनके चुने जाएंगे, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है, क्योंकि कई जिलों में जिस तरह खबरें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और चुनौती तो है उनके सामने कि जिला पंचायत अध्यक्ष में अपने लोगों को कैसे वो निर्वाचित करा पाए, लेकिन रास्ता दुरूह है और कठिन है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में देखने में जो चीज खराब लगती है, बाद में वो अच्छी साबित होती है, और जो अच्छी लगती है खराब साबित होती है। बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा लोगों का था, वो जिला पंचायत में भी निकल चुका है बहुत हद तक। और दूसरी चीज, पार्टी भी आप देखिए, कई बार पार्टियां अगर उनको झटका लग जाता है चुनाव के 6 महीने 1 साल पहले, तो अपने व्यवहार में बहुत बदलाव ले आती हैं। अगर झटका नहीं लगता है तो वो फिर बेअंदाज रहती है एक तरह से। तो ये झटका अब इसे बीजेपी और संगठन और सरकार कैसे लेता है, अगर वो 6 महीने के वक्त में अपने सुधारते हैं, तो शायद इस झटके से उन्हें विधानसभा में कुछ कार्यशैली सुधार के फायदा हो जाए। तो अभी ये दूर की बात है। और जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे विधानसभा में क्या होगा, तो अभी एक इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को भी अकोमोडेट कर सकते हैं केंद्र में, और भी कुछ ऐसे लीडर्स को, ओबीसी लीडर्स को सामने ला सकते हैं। तो अभी रास्ता कठिन है, लेकिन लड़ाई के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बड़ी टक्कर है। और जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो सदस्य और दूसरे प्रधानों के चुनाव हुए पंचायत के, उसने ये जमीन तैयार कर दी उत्तर प्रदेश में कि दो दल आमने सामने कौन से रहेंगे। जी, मुझे भी ये लगता है कि हो सकता है कि राधा मोहन सिंह जी के आने के बाद उनकी जो अलग-अलग नेताओं से मुलाकात हो रही है, हो सकता है कि वो पंचायत चुनाव या आने वाले और राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन और सरकार में समन्वय की कोशिश भी हो सकती है। अब ये राधा मोहन सिंह जी का भी कार्यक्रम रहेगा, लखनऊ में रहेंगे, हम लोग इस पर लगातार नज़र रखेंगे और आप लोगों के साथ अगली चर्चा भी करेंगे कि क्या इसके परिणाम हैं, क्या संकेत हैं, राजनीतिक संकेत क्या हैं। अभी तो हम लोग भी इसी स्थिति में हैं कि हम लोग समय को देखते हुए समझें कि अभी सरकार और संगठन में समन्वय बनाने की ही कवायद जारी है और इसके क्या परिणाम होंगे ये आने वाले समय में। अखिलेश जी, बस एक बात कहना चाहता हूँ, इतने वर्षों से राजनीतिक उठापटक घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, श्रीधर जी भी देख रहे हैं। ये पहली बार विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी में, एक बार बहुत पहले वो अटल जी की सरकार में कल्याण सिंह जी वाला इशू हुआ था, लेकिन वो ओपन था। कल्याण सिंह जी एकदम से बिंदास बयान दे रहे थे अटल जी के खिलाफ, जबरदस्त बोल रहे थे, वो स्थितियां भी दूसरी थी। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं 325 विधायकों की सरकार है और मुख्यमंत्री चुप है, कोई बयान नहीं आ रहे, बीजेपी नेताओं के भी कोई बयान नहीं आ रहे, एक दूसरे तारीफ में बयान आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंदर चल रहा है। और जिसको रीड कर पाने में, मैं ये भी मान रहा हूं, जिसको रीड कर पाने में राजनीतिक पंडित भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं इसका क्या है। कोई कहता है कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, कोई कहता है ओबीसी कोटेस बन जाएंगे, कभी कोई कहता है अरविंद शर्मा जी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप देखिए ना, पिछले 1 महीने में कितनी खबरें चली हैं, और मुझे लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर पत्रकार ने कुछ ना कुछ खबरें की हैं, सोशल मीडिया डाला, और हर तीसरे दिन उन खबरों के विपरीत कोई खबर की है। जो आज कह रहे हैं उसके 3 दिन बाद कुछ सूत्र कह रहे हैं। तो अभी ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग विफल हो रहे हैं, लेकिन ये मामला ही बहुत दिलचस्प हो गया। अब मुझे आज ये नहीं समझ में आ रहा है कि राधा मोहन सिंह जी ने गवर्नर साहिबा से क्या बात की होगी, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन में कोई उनका से नहीं, डायरेक्ट बनता नहीं है, प्रभारी कैसे बात कर सकते हैं। वो तो एक व्यवस्था है जिसके तहत मुख्यमंत्री को बात करनी पड़ेगी। अब अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो फिर गवर्नर से सीधे जाके नहीं मिल सकते, वो बीजेपी आला कमान या फिर बीजेपी विधायकों से, विधायक कह देंगे कि होगा। तो ये जो है, और फिर उसमें लिफाफा दिया, लिफाफे में क्या, ये मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अभी
कह सकते हैं ना डिकोडिंग हो नहीं पा रही है। जल्दी हो सकता है कुछ और सूचनाएं निकले, श्रीधर जी इतना मौजूद रहते हैं सब जगह, तो कुछ और सूचना हम लोग तक लाए कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तब तक तो इंतजार कर सकते हैं। दरअसल राजकुमार जी फोकस इसलिए यूपी पे हो गया ना कि 5 स्टेट में चुनाव होने हैं, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो यहाँ पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया गया, इसलिए मीडिया की सारी निगाह जो है यूपी में चली गई। और ये बात आपकी सही है, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि पहली बार ऐसा हो कि मीडिया के सारे कयास फेल हो रहे हैं, कोई फैक्चुअल नहीं आ रहा है। तो अभी तक जो भी है कयासों पे है, बल्कि क्या क्लियर होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। तो अखिलेश जी मतलब ये यही कहा कहना जाता है कि सरकार और संगठन में मीडिया सेंध लगा पाने में नाकाम है। बीजेपी का जो घेरा है वो इतना मजबूत है कि वो लोग जान रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता जान रहे हैं क्या करेंगे। आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं अखिलेश जी, फिर आप समाप्त कर दीजिएगा, आपको टाइम का भी समस्या होगा कि कई बार हमने ये भी नोटिस किया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जिनमें की बहुत विचार विमर्श बहुत होता है, बहुत सारे नेता होते हैं, ऊपर से तय होता है, कई बार वो ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं कि मीडिया भी ट्रैप हो जाता है उसमें। मतलब वो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात के चलते उनकी मीटिंग किसी से हो रही है, और हो सकता है उनकी मीटिंग का मकसद सिर्फ ये हो कि मीडिया कंफ्यूज कर देना है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। चाय पीने जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, 4 तरह की बातें आएंगी। तो ये भी हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते। चूंकि कोविड के समय में आप देखिए उत्तर प्रदेश में कोरोना की खबरें गायब है पिछले 1 हफ्ते से। कहीं कोई बात हो रही है, वेंटिलेटर कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, कितने केस हो रहे हैं, कितने केस नहीं हो रहे हैं, कौन से लोग मर रहे हैं, कौन से लोग जिंदा है, संगम के किनारे की जो लाशों की तस्वीरें थी कहाँ है, वो सब चली गई। 1 हफ्ते से कुछ दिख रहा है, सबको यही दिख रहा है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम क्या हो रहा है। तो ये मुझे तो कई बार ये डाउट होने लगता है कि ये जो समय होता है, उस समय पर इस तरह की बातें जब कोई बहुत बड़ा इशू होता है तब और तेजी से शुरू हो जाती है पैरेलल, जो कि नॉन पब्लिक कंसर्न के इश्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बात करने के लिए। और हम लोग भी देखते हैं कि ये कन्फ्यूजन कब तक बना रहता है और कब ये कन्फ्यूजन दूर होगा और स्थितियां सामने आएंगी। हालांकि संकेत आप दोनों लोगों ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, जो हमारे सुधी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो समझ रहे होंगे चीजों को। और एक जर्नलिस्ट की हम लोगों की भी एक मर्यादा है कि हम एक सीमा तक ही बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो संकेत स्पष्ट है, लेकिन संकेत स्पष्ट है और हमें लगता है जल्दी इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ ट्रैक से बात करने के लिए। अगली चर्चा में धन्यवाद।